नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हमारा खास कार्यक्रम सेहतनामा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस कार्यक्रम में सिर्फ बात होती है आपकी सेहत की। इस कार्यक्रम में बात होती है कि कैसे आप हमेशा सेहतमंद रह सकते हैं और कैसे आप अपनी सेहत से जुड़ी हुई हर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस मंच के माध्यम से। क्या आपकी समस्याएं हैं और कैसे आप उनका समाधान करेंगे, इस बारे में भी हम बात करेंगे। कार्यक्रम के दौरान आप कॉल कर सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनीत चतुर्वेदी, और जो कोरोना और शिशु रोग से जुड़ी बीमारी और उसके इलाज के बारे में जानकारी देंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं कार्यक्रम के दौरान, क्योंकि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक बताई जा रही है, खतरे वाली बताई जा रही है। तो आप डॉक्टर से जुड़े और आप डॉक्टर से सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे आप अपने बच्चों का ख्याल रखें। डॉक्टर विनीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि आप लोगों का शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, लेकिन उस सब के बीच आप लोग समय निकालते हैं। बात बच्चों के बारे में करेंगे, क्योंकि तीसरी लहर में भी डॉक्टर यही आशंका जताई जा रही है कि बच्चों पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले तो कैसे बच्चों का ख्याल रखें, और अगर मैं नवजात बच्चों की बात करूं, क्योंकि उनका ख्याल रखना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, कैसे ख्याल रखें? देखिए, जहाँ तक ये तीसरी लहर के बारे में जो अंदेशा जताया जा रहा है, उसके बारे में मेरा कहना ये है कि चूंकि बच्चे अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं हो पाए हैं, इसलिए ये संभावना मान के चल रहे हैं कि अगर कोई नया वेरिएंट, कोई नई लहर बन के आती है तो वो बच्चों पर असर डाल सकती है। क्योंकि जितनी हमारी एडल्ट पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन है, ओल्ड एज पॉपुलेशन है, वो सबको टीकाकरण हो चुका है, और या फिर कहीं ना कहीं एक्सपोजर होकर थोड़ी इम्यूनिटी मिल चुकी है। कि बच्चे इन दिनों घरों में ही रहे, इसलिए उन पर इस बीमारी का थोड़ा सा खतरा आने का अंदेशा जताया जा रहा है। हालांकि ये कहना अभी बहुत मुश्किल है कि ये अगर तीसरी लहर कोई आती है तो किस तरह से बिहेव करेगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये नई बीमारी है, कोई रिसर्च नहीं, कोई पेपर नहीं, धीरे धीरे हम सीख रहे हैं इससे लड़ना। तो ये कहना अभी मुश्किल होगा कि कैसे बिहेव करेगी। पर हाँ, फिर भी प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से हम ये मान के चल सकते हैं कि ये बच्चों के ऊपर असर डालेगी। अब अगर हम नवजात शिशु की बात करते हैं, तो शिशु हो या बच्चे हो, इनको बचाने का तरीका जो है वो यही है कि बड़े खुद बचें। क्योंकि बच्चे आज की डेट में ज्यादातर बाहर तो जा नहीं रहे हैं, स्कूल भी उनके बंद चल रहे हैं, वो लोग घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, और उनका बाहर जाना बहुत कम है। अगर उनको एक्सपोजर होता है कहीं ना कहीं, तो इसके लिए ज्यादातर केसेस में जिम्मेदार घर के बड़े ही हैं। चाहे वो बच्चे के माता पिता हो, चाहे वो और कोई हो, जिसे अपने काम के सिलसिले में बाहर जाना है या किसी भी वजह से वो एक्सपोजर लेकर आता है। तो बच्चों को अगर हमें बचाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बड़े लोगों को सावधानी रखना बहुत जरूरी है। जितने भी बड़े हैं, अभी जैसे आप देखिए कि जैसे अभी कोविड की दूसरी लहर जो थी वो थोड़े से अभी शांति की स्थिति में है, तो हमारे देखने में जो आ रहा है कि लोगों ने प्रिकॉशन लेना काफी हद तक कम कर दिया है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रिकॉशंस हमें लेने हैं, हमें दूसरी लहर से सबक लेते हुए प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। वही सैनिटाइजेशन, वही मास्क का प्रयोग, वही सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करना हमारे लिए अभी भी उतना ही जरूरी है। साथ ही साथ अगर हम टीकाकरण भी लगवाएं, जितने बड़े हैं उन सबसे मैं यही निवेदन करूंगा कि वो अपना जल्दी से जल्दी टीकाकरण करा लें। टीकाकरण करा लेंगे तो उनके बच्चे भी सेफ रहेंगे। बच्चों को बचाना है तो घर के सब बड़ों को टीका जरूर लगवाना है, यही मेरा कहना है। अब अगर नवजात शिशु की मैं स्पेशली बात करूं, तो नवजात शिशु को उसकी माता से अलग रख पाना बड़ा मुश्किल है। तो माता अपना ख्याल रखें, सबसे पहले तो माएं अपना ख्याल रखें, और अगर किसी वजह से माँ एक्सपोज हो भी जाती हैं, तो फिर अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल सिम्टम्स के हिसाब से उनका आइसोलेशन या इस तरह की चीज प्लान कर सकते हैं। उसमें भी ब्रेस्ट मिल्क देना कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। अगर मदर बच्चे की नर्सिंग कर रही है, साथ ही उसमें वो सैनिटाइजेशन का प्रयोग कर रही है, मास्क लगा के बच्चे को दूध पिला सकते हैं, मना नहीं है उसके लिए। क्यों? क्योंकि दूध एक लाइव प्रोडक्ट है, और दूध से माँ के अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है उस वायरस से लड़ने की, वह इम्यूनिटी बच्चे को ट्रांसमिट ही होती है। इसलिए फीडिंग कराना मना नहीं है। खास बात यह है कि माँ थोड़ा सा मास्क का प्रयोग करें और सैनिटाइजेशन का, साफ सफाई का ध्यान रखें। हाँ, अगर उनको सिम्टोमेटिक पल्मोनरी डिसीज है, उस तरह के केसेस में फिर माँ को बच्चे से थोड़ा अलग करना ही पड़ता है। अगर बहुत सिम्टोमेटिक पल्मोनरी डिसीज नहीं हुई है तो फिर उनको ऐसे अलग करना जरूरी नहीं। डॉक्टर, एक जो नवजात बच्चों की मैं बात करूं,
क्योंकि कोई भी माँ जो पहली बार माँ बनती है कि बच्चों को समझ पाना, क्योंकि बच्चा तो सिर्फ रोएगा और बच्चा भूख की वजह से रो रहा है या उसे कोई तकलीफ है किस वजह से रो रहा है, ये मुझे लगता है ये बहुत अनुभव वाली बात भी होती होगी और माँ एकदम से नहीं समझ पाती कई केसेस में। कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जो बच्चों को घर कर सकती हैं, वो कौन सी, चाहे हम बीमारियों की भी बात करें कि अगर आपका बच्चा भरा पेट है तब भी रोए जा रहा है तो हमारे दिमाग में एकदम से क्लिक करे कि हाँ ये दिक्कत हो सकती है या हमें अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसी कोई बीमारियां हैं, उनके सिम्टम्स जो बच्चों में नजर आ जाते हैं? बिल्कुल, देखिए नवजात शिशु के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट 2-3 चीजें होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चा दूध ठीक से पी रहा है कि नहीं। दूसरी इम्पोर्टेंट है कि वो अपना सोना जागना क्राई करना नॉर्मल कर रहा है कि नहीं कर रहा। और तीसरी चीज है कि वो पेशाब कितनी बार कर रहा है। अगर बच्चा कोई 24 घंटे में 12 बार से ज्यादा पेशाब कर रहा है, अपना सोना जागना टाइम से कर रहा है और माँ का दूध अच्छी तरह से पी रहा है, तो ये तीनों चीजें ये बताती हैं कि हमारा बच्चा ठीक है। अगर बच्चे को कोई तकलीफ होगी तो वो दूध पीना छोड़ देता है और वो बहुत क्राई करने लगता है। जैसा आपने बोला कि बच्चे का पेट भरा हुआ है, दूध पी लिया लेकिन फिर भी रोए जा रहा है। अगर बच्चा फिर भी रोए जा रहा है, दैट मीन्स कि उसको कुछ ना कुछ मेजर तकलीफ है। बिना तकलीफ के बच्चा नहीं रो सकता है। ऐसी स्थिति में फिर हमें थोड़ा पेशाब पे देखना चाहिए कि बच्चे ने यूरिन कितनी बार पास किया है। अगर बच्चे का यूरिन भी कम हो गया है, बच्चा एक्सेसिव क्राई कर रहा है, बच्चा दूध अच्छी तरह से नहीं पी रहा है, ये तीनों ही बहुत खतरनाक निशानियां हैं। इस केस में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, तुरंत किसी बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। अब रही बात ये कि किस बीमारी में इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। चूंकि छोटे बच्चों में इम्यूनिटी इतनी डेवलप नहीं होती है, नवजात शिशुओं में इम्यूनिटी इतनी डेवलप नहीं होती है, इसलिए उनके शरीर में कोई भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी ही जनरलाइज इन्फेक्शन का रूप ले सकता है। जनरलाइज इन्फेक्शन मतलब जिसको हम सेप्सिस बोलने लगते हैं, सेप्सिस के फॉर्म में आ सकता है। तो इस तरह के फीचर की बच्चा रोए जा रहा है, शांत नहीं हो रहा, सो नहीं रहा है अपना टाइम से, दूध पीना कम हो गया, तो वो सेप्सिस हो सकती है। या और कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई वायरल निमोनिया हो सकता है या कोविड भी हो सकता है। अगर घर में हिस्ट्री है, मदर थी कोविड पॉजिटिव या रिसेंटली फादर कोविड पॉजिटिव हैं, वो हैं, तो वो भी हो सकता है। अब बात करते हैं लक्षणों की। अगर बात करें तो छोटे बच्चों में खास तौर पे जो बच्चे 6 महीने से कम उम्र के हैं, उनमें लक्षण बहुत स्पेसिफिक नहीं है। इनफैक्ट पूरी पीडियाट्रिक एज ग्रुप में कोविड के लक्षण बहुत स्पेसिफिक नहीं है। एडल्ट कोविड की जो डिसीज है और पीडियाट्रिक कोविड की जो डिसीज है, दोनों में बहुत फर्क है। एडल्ट कोविड में क्या होगा कि फीवर आएगा, फीवर आने के बाद में सांस लेने में तकलीफ होगी, यानी कोविड निमोनिया की तरह से प्रेजेंट करेगा। पर बच्चों में ऐसा नहीं है। बच्चों में बुखार आके साथ साथ में उसका इन्वॉल्वमेंट मल्टी सिस्टम हो सकता है किसी भी क्षण। बच्चों की बॉडी एक्चुअली उनके लिए थोड़ा हाइपर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देती है, इसलिए वो किसी भी क्षण मल्टी सिस्टम ऑर्गन में, मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट में चेंज हो सकता है। इसके कहने का मतलब ये है कि मल्टी सिस्टम मतलब कि बच्चों को फीवर आ गया, खांसी जुकाम भी हो सकता है, साथ में उसकी बॉडी के ऊपर रैश आ सकते हैं, उसकी आंखें लाल हो सकती हैं, उसका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, उसको दस्त लग सकते हैं, साथ में उसको शॉक हो सकता है, बीपी लो हो सकता है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है, उसको झटके आ सकते हैं, वो बेहोश हो सकता है, यानी कि आप समझिए सब कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया है क्या, MIS। MIS मतलब मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम, मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम, इसीलिए इसको नाम दिया गया है। और इसमें एक और विशेष बात आप देखेंगे वो ये है कि ये जो हो रही है MIS एकदम से नहीं होती कि आज आपको कोविड कॉन्टैक्ट हो गया और आज ही आप में सिम्टम आने लगेंगे या 4-5 दिन में सिम्टम। हो सकता है कि वो आपको कोविड कॉन्टैक्ट महीने भर पहले हुआ हो और 1 महीने बाद उसके लक्षण आना शुरू हो, यानी कि भाई बुखार आने लग जाए। पर सौभाग्य की बात यह है कि 100 में 90% बच्चों में ये डिसीज या ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स माइल्ड कैटेगरी का ही रहेगा। माइल्ड कैटेगरी मतलब कि उसको बुखार आएगा, हल्का खांसी जुकाम होएगा, थोड़ा बहुत 1-2 लक्षण और आ सकते हैं कि शायद लूज मोशन लग जाएं या बॉडी पर रैश आ जाएं, और 3-4 दिन के बाद में वो रिकवरी फेज में आ जाएगा। सिर्फ 10% बच्चों में ही ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में, मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म में जा सकता है। उस वक्त की अवस्था में जो लक्षण मिलेंगे वो यही हैं कि उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है, उसको डिफिकल्टी, सांस लेने में डिफिकल्टी हो सकती है, उसका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, शॉक में जा सकता है, और सीवियर केसेस की बात करें तो उसको मायोकार्डाइटिस हो सकती है, कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है, और ब्रेन पे भी असर कर सकता है। तो बहुत सीवियर। परंतु
अभी देखने में जो आया है इतने दिनों में, अभी स्कैटर्ड केसेस इस तरह के MIS के एक दो ऐसे मिलने शुरू हुए हैं। हालांकि आप देखिए उनमें कोविड की RT-PCR नेगेटिव आ जाती है, लेकिन आप उनका कोविड एंटीबॉडी टेस्ट कराएंगे तो कोविड एंटीबॉडी टेस्ट उसमें पॉजिटिव आ जाता है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि उनको कोविड से कॉन्टेक्ट तो हुआ है, और इसीलिए कोविड कॉन्टेक्ट होने के बाद में उनको हम इस MIS कैटेगरी में रखते हैं। क्यों? क्योंकि और कोई ओबियस इन्फेक्शन का रीजन समझ में नहीं आता है, इन्वेस्टिगेशंस में दिखाई नहीं देता। पर अच्छी बात यही है कि ये कॉम्प्लिकेशन सिर्फ लगभग 10% लोगों में होगी, 5% सीवियर और 5% में मॉडरेट। और तीसरी बात ये कि इसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, और ट्रीटमेंट से 99% केसेस में बहुत अच्छी रिकवरी देखने को अभी तक मिली है। इसलिए अगर किसी के बच्चे को इस तरह के सिम्टम आते हैं और अगर उनको डॉक्टर बोलते हैं कि उनके इन्वेस्टिगेशन से ऐसा लग रहा है कि वो कोविड है, तो वो घबराएं नहीं, अपने डॉक्टर से जुड़े रहें और जिस तरह से वो उपचार बताएं या जो भी वो गाइडेंस दें, उस गाइडेंस को फॉलो करते हुए प्रॉपर उपचार लें, तो मैं समझता हूँ कि कोई परेशानी होने वाली है नहीं ज्यादा। अब बच्चों का इम्यून कैसे हम अच्छा रखें? कुछ बच्चे डॉक्टर बड़े कमज़ोर होते हैं, कुछ 7 मंथ बॉर्न होते हैं, अर्ली जल्दी पैदा हो जाते हैं, 9 महीने में तक वो नहीं रहते माँ के गर्भ में। तो ऐसे बच्चों का मुझे लगता है खास तौर पर ख्याल रखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कुछ उसमें इक्विपमेंट्स में भी उनको रखते हैं कुछ समय के लिए। तो इस तरीके के जो बॉर्न बेबीज हैं उनका कैसे ख्याल रखें? देखिए, हमको 2 कैटेगरीज में अलग अलग बात करनी होगी। एक तो नवजात शिशु या इन्फेंट की अगर हम बात करें, जन्म से लेकर 1 साल तक, और फिर 1 साल से लेकर 5 साल तक, 15 साल तक, अलग अलग कैटेगरीज हो जाएगी। अगर हम नवजात शिशु की बात करें या प्रीटर्म नवजात की बात करें, तो प्रीटर्म नवजात के लिए हमें यही है। देखिए, प्रीटर्म नवजात के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रीटर्म नवजात के लिए सिर्फ हमें माँ का दूध पिलाना है, सबसे इंपॉर्टेंट। बिकॉज जैसे मैंने पहले बोला कि माँ का दूध एक लाइव प्रोडक्ट है। माँ का दूध इतना अमृत जैसे है। हम बोलते हैं ना माँ का दूध अमृत है, क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं कि माँ के दूध में बच्चे के लिए इम्यूनिटी की सारी चीजें मिलती हैं। प्लस अगर उसमें कुछ सिम्टम आ रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम उसका ट्रीटमेंट फिर होगा। जैसे अगर उसको सांस लेने में दिक्कत है तो होगा। अगर कोई प्रीटर्म बच्चा तुरंत ही डेवलप हुआ है और अगर उसका वजन बहुत कम है, लाइक 2 किलो से कम अगर उसका वजन है, तो वैसी स्थिति में उसको NICU में एडमिट करके रखना ही होता है। NICU में एडमिट रहता है वो, और वहां पर हमारी कोशिश सबसे पहले यही रहती है कि हम इसको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके माँ के दूध पे शिफ्ट करें। चाहे फिर हमें वो माँ का दूध नली से देना पड़े या हम कटोरी चम्मच से दें। साथ ही साथ इसके अलावा हम उनको मल्टीविटामिन दे सकते हैं, विटामिन D दे सकते हैं, ताकि उनकी इम्यूनिटी का लेवल अच्छा बढ़ता रहे। अब हम अगर 1 साल से बड़े बच्चों की बात करेंगे, तो 1 साल से बड़े बच्चों के साथ में ये है कि हमें उनका खाना पीना अच्छा रखना है। पानी और लिक्विड्स की मात्रा ज्यादा रखनी चाहिए। खाना पौष्टिक होना चाहिए, जैसे कि उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स का समावेश हो, जैसे कि उसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का भी अच्छा समावेश हो। साथ ही साथ अगर हम चाहें तो बच्चों को मल्टीविटामिन दे सकते हैं और विटामिन D दे सकते हैं। ये दोनों ही चीजें बच्चों के इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करती हैं। तो इसलिए हमें बच्चों का खान पान बहुत अच्छा रखना है और बच्चों को मल्टीविटामिन और विटामिन D थोड़ा सप्लीमेंट करना है। साथ के साथ में वही बात फिर आती है कि हमको SMS पे बिल्कुल ध्यान रखना है। सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंस, इन चीजों का तो विशेष तौर पर ध्यान रखना है। नवजात शिशु के बारे में एक और मेरा सवाल होगा, उसके बाद जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं उनके बारे में जानूंगी। बहुत सारी माएँ ऐसी होती हैं जो बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं, बहुत सारे रीजंस उसके पीछे होते हैं। फिर बच्चों को ऊपर का दूध दिया जाता है या और सब्स्टिट्यूट्स होते हैं उसके लिए। इस केस में क्या कुछ देना चाहिए? क्योंकि माँ का दूध इज बेस्ट, आप भी बार बार कह रहे हैं और हमेशा डॉक्टर्स यही कहते हैं। लेकिन अगर नहीं माँ को दूध नहीं आ रहा है या जो भी रीजंस हैं, कुछ वो मेडिकल कंडीशंस भी होती है, उस कंडीशन में क्या करें डॉक्टर? देखिए, माँ का दूध अगर अवेलेबल नहीं है किसी भी वजह से, किसी मेडिकल रीजन से, या जैसे माँ का दूध अगर उपलब्ध नहीं है, तो हमें नवजात शिशु के लिए फॉर्मूला फीड यूज करना है। फॉर्मूला फूड बहुत सारे ब्रांड्स में आता है, वो डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल हैं। मैं समझता हूँ सभी अच्छे हैं। फॉर्मूला फीड यूज करिए। अब माँ के दूध का रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकता है वो, पर दिस इज द बेस्ट अवेलेबल हम कर सकते हैं बच्चों को। इसके साथ ही जब हम फॉर्मूला फूड उन्हें दे रहे हैं, तो फिर उसके साथ में मल्टीविटामिन का सप्लीमेंटेशन, विटामिन D का सप्लीमेंटेशन और आयरन फोलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन, 3 तरह के सप्लीमेंटेशन को साथ में दे सकते हैं। फिर जो केयर करने वाला है व्यक्ति, लाइक किसी की दादी है, किसी की चाची है, किसी की भाभी है, अगर मदर नहीं अवेलेबल है तो फिर केयर देने वाला आदमी अपनी सावधानी रखे विशेष कि बच्चे को एक्सपोज नहीं।
देखिए अभी तक ना इन यूटेरो इसके ट्रांसफर का कोई एविडेंस नहीं मिला है। माँ को हुआ था तो गर्भस्थ शिशु में पहुंच गया, ऐसा अभी तक नहीं हुआ। अगर हो रहा है बच्चे को कोविड एक्सपोजर तो होगा तो जन्म के बाद ही होगा, और बाद में जब हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि गलती हम लोगों में से ही किसी की है, आसपास के ही किसी बड़े की गलती है। हाँ जी, आसपास के किसी बड़े की। हाँ डॉक्टर, एक इसलिए सवाल, यही बात ये तो हमने नवजात शिशुओं के बारे में बात की और बहुत खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। थोड़ा मैं बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में जानना चाहूँगी। थोड़े बड़े बच्चे, वो बड़े बच्चे जिनके बैग बहुत भारी भारी होते हैं, आपने भी देखे होंगे, बड़े छोटे से मतलब छोटे बच्चे और उनका सिर्फ बैग दिखता है। और कुछ बच्चे कहते हैं ना कि ज़्यादा नहीं खेलते, ज़्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं। अब तो आजकल तो खैर स्कूल्स नहीं खुले हैं, लेकिन जब स्कूल जाते थे तो कुछ उनका बिहेवियर में कुछ चेंजेस होते हैं और वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं, या कुछ बहुत गुस्से वाले होते हैं बहुत कम उम्र में ही। एक परिवार के लिए, एक माता पिता के लिए कैसे वो जाने एक बच्चे की साइकोलॉजी, क्योंकि बच्चे के साथ कैसा बिहेवियर किया जाए, मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उसी के हिसाब से फिर उसकी परवरिश होगी। देखिए ये सवाल आपका बड़ा अच्छा है, और एक्चुअली बच्चों की साइकोलॉजी के ऊपर इस कोविड से असर आया है। निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि असर आया है। देखिए किसी भी व्यक्ति के डेवलपमेंट की जो फेजेस होते हैं उसमें साथी लोगों से मिलना, उनके साथ बॉन्ड डेवलप करना, उनके साथ खेलना, वो उनकी एक लर्निंग है। अपार्ट फ्रॉम स्कूल की टीचिंग की जो लर्निंग है, उसके अलावा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाना, इंटर बॉन्डिंग बनाना, उस बॉन्डिंग की वजह से और या फिर किसी एडवर्सरी की वजह से जो एडवर्स सिचुएशंस होती हैं उनको फेस करना, ये भी बच्चे की लर्निंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो उसकी पर्सनैलिटी को फॉर्म करने में हेल्प करता है। साथ ही फिजिकल एक्टिविटी की बात करें, फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा जब स्कूल जाता था तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी होती थी, वहाँ कोई स्पोर्ट्स पीरियड हो रहा है, कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है, कभी टीचर 5 मिनट क्लास से चली गई तो फिर हंगामा हो गया एकदम से, ये सब उनकी फिजिकल एक्टिविटी को हेल्प करते थे। अब क्या हुआ है कि ये सब चीजें बिल्कुल बंद हो गई। बच्चा अपने घर में है, अब उसको मोबाइल से पढ़ाई करनी है, तो निश्चित तौर पे उनकी साइकोलॉजी के ऊपर इसमें असर पड़ा है। वो थोड़े से इरिटेट हो गए हैं। हम बोलते थे पहले कि स्क्रीन टाइम कम करना है, स्क्रीन टाइम 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पर अब मजबूरी बन गई है इस वक्त, क्योंकि स्कूल्स जो है ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और उसकी वजह से उन्हें करीब करीब 45 मिनट के लगभग 3 पीरियड उन्हें अटेंड करने ही हैं उसमें, तो उनके लिए स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। इसकी वजह से जो मेरे नोटिस में और मेरे देखने में आ रहा है, बच्चों में 2-3 तरह की समस्याएं मैं नोटिस कर रहा हूँ। नंबर 1 इज फ्रिक्वेंट हेडेक्स। उनको हेडेक की कंप्लेंट होने लगी है आजकल, जिसका मोस्ट प्रोबेबल कारण वही है जो कि स्क्रीन का ओवर यूज हो रहा है। स्क्रीन से बहुत ग्लेयर होती है, उसकी वजह से उनको ये हेडेक का प्रॉब्लम होने लगा है। सेकेंडली, उनके व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन आया है, थोड़े से चिड़चिड़े हो गए हैं। हमेशा वो ये कंप्लेन करते रहते हैं कि हम बोर हो रहे हैं। अब इसमें रोल शुरू होता है घर के लोगों का, माँ बाप का, और घर में अगर दादा दादी हैं तो घर में जितने ज्यादा सदस्य हैं उतना बच्चे की परवरिश के हिसाब से या हम कहें साइकोलॉजिकल सपोर्ट के हिसाब से उतना अच्छा है। जैसे अगर माँ बाप दोनों वर्किंग हैं, तब फिर दादा दादी हैं घर पे जिनकी वजह से उन्हें सपोर्ट मिलता है, उनके साथ वो खेल सकते हैं। तो हमें ये एनकरेज करना है कि बच्चे को, अगर हमारे घर में दादा दादी हैं तो वो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी में, कोई स्मॉल फिजिकल एक्टिविटी में, अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं तो कोई गेम जो हम बैठ के कर सकते हैं, लाइक कैरम खेल सकते हैं, लाइक लूडो खेल सकते हैं, इस तरह से उनको दें। देखिए बच्चों का दिमाग बहुत एक्टिव दिमाग है, उनको काम चाहिए। आप उन्हें हमेशा काम दीजिए कि ये कर लो, अब ये कर लो, अब ये कर लो, वो थोड़ा शांत बने रहेंगे और वो एंगेज रहेंगे। आप उन्हें खाली छोड़ दो कि भाई तुम्हें समझ में नहीं आया, तो फिर उन्हें जो समझ में आता है वो करने लगते हैं। और आजकल तो क्या हो गया, बस वो मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं सारे टाइम, मजबूरी है मोबाइल। अब मदर फादर दोनों वर्किंग हैं, वो चले गए अपने काम पे, दादी या दादा समझ लीजिए, माने उनका स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं रहता है तो फिर उनके पास क्या बचा है, वो मोबाइल में इन्वॉल्वमेंट होने से क्या हो रहा है कि कंटेंट ऑफ मोबाइल वो क्या देख रहे हैं वो किसी को पता नहीं चलता है कि वो क्या देख रहे हैं। और मोबाइल पे, टेक्नोलॉजी पे, नेट पे आजकल हर कुछ अवेलेबल, तो हमें पता नहीं लगेगा कि वो कब क्या देख रहे हैं, किस तरह की चीज देख रहे हैं, उससे उनकी किस तरह की मानसिकता बन रही है, ये हमें धीरे धीरे ही समझ में आता है। कुछ लोग जैसे अगर आप देखें तो ज्यादा मार धाड़ वाले कार्टून या इस तरह के वीडियोस देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि उनके बिहेवियर में एग्रेसिवनेस आ जाती है। वो बात बात में लड़ना, बात बात में गुस्सा करना उनके बिहेवियर में शामिल हो जाता है। ठीक है, आप देखिएगा बच्चों को नोटिस करिए कि वो जिस तरह से उनके कार्टून कैरेक्टर्स बिहेव करते हैं वो उस तरह का बिहेव करने लग जाते हैं। छोटे बच्चे वो उसमें कार्टून में जिस तरह से बच्चा बात कर रहा है, उनकी टोन भी वो इस तरह की बना देते हैं, पिच भी इस तरह की बना देते हैं। तो इस पे हमें बहुत खास काम करने की जरूरत है। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि
माँ या पिता दोनों में से अगर कोई हैं तो बच्चों को प्रॉपर समय देने की कोशिश करें, उनकी बात सुने, उनके साथ समय स्पेंड करें, खेलने का भी थोड़ा बहुत समय निकालें। हो सके तो कोई अगर पार्क या कोई ऐसी जगह अवेलेबल हो, भीड़ भाड़ नहीं होती हो, वहाँ उनको कभी थोड़ा साइकिलिंग या थोड़ा आउटडोर गेम्स में इन्वॉल्व कर लें तो थोड़ा ठीक रहेगा। दो उनको दो पढ़ने दो के लिए चीजें हैं। और एक तो उनके जैसे कि मानसिक आपने कहा विकास कि के लिए और माता पिता दोनों डेवलपमेंट के लिए भी वर्किंग ये हैं, बहुत किसी जरूरी बड़े चीज के सहारे बच्चे को छोड़कर जाते हैं और बच्चा मोबाइल में ही लगा रहता है। एक और चीज़ है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। एक और चीज़ है डॉक्टर, जो मैंने समझी वो एक ये कि मैंने कई माताओं को देखा है, बच्चा बहुत रो रहा है, बच्चा मोबाइल की जिद कर रहा है, बच्चों को अच्छा इतनी ज़्यादा मोबाइल की आदत हो चुकी है, फिर उनको भी लगता है कि चलो हम जितनी देर इसको मोबाइल देंगे उतनी देर हम अपना दूसरा काम निपटा लेंगे, क्योंकि बच्चा तो मोबाइल में मग्न है, बच्चे को मोबाइल के अलावा और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। और वो बच्चे इतने स्मार्ट हैं, उनको लॉक कोड खोलने से कहाँ यूट्यूब है, कहाँ उनको अपनी पोएम्स मिलेंगी, कहाँ उनको कार्टून्स मिलेंगे, उनको वो सब पता है। लेकिन यही बात कि कैसे अब बच्चे की आदत हटाई जाए जिन बच्चों को लग चुकी है, या फिर क्या वो सही तरीका है प्रॉपर उनकी अपब्रिंगिंग का कि मोबाइल की आदत ना पड़े। वैसे ही वो ऑनलाइन क्लासेस में बिजी होते हैं तो उनकी मोबाइल के थ्रू ही वो क्लासेस होती हैं। डॉक्टर आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है डॉक्टर? तो बच्चों के लिए कोरोना घातक है, और अभी हम जैसे कि डॉक्टर विनीत से बात भी कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों के केस में, क्योंकि बेसिक चीज़ों का बहुत ख्याल रखना होता है और बच्चों को जैसा सिखा दो वो वैसा ही वो सीख जाता है। तो कैसे अब बच्चों का ख्याल रखें, इस बारे में ही हम बात कर रहे थे डॉक्टर विनीत चतुर्वेदी से, जिन्होंने हमें बता रहे थे कि सही तरीका क्या है, बच्चों के इम्यून सिस्टम बढ़ाने का सही तरीका क्या है, बच्चे पे कैसे प्रॉपर नज़र रखनी है, उसके बिहेवियर पर कैसे प्रॉपर नज़र रखनी है, ताकि बच्चे अकेले भी फील ना करें, क्योंकि आजकल की जो टाइम है उसमें मदर फादर दोनों वर्किंग हैं, और फिर ऐसे में बच्चा या तो दादी बाबा के साथ रहता है या फिर उससे भी ज़्यादा बच्चा मोबाइल के साथ रहता है। तो फिर इन सारी चीज़ों को कैसे हम ख्याल रखें। डॉक्टर आप सुन पा रहे हैं मुझे? डॉक्टर मेरा सवाल ये था कि एक तो माता पिता वर्किंग है तब मोबाइल में बच्चा रहता है, लेकिन कुछ केसेस में माताएं बच्चों को इसलिए मोबाइल दे देती हैं क्योंकि उनको लगता है उतनी देर में वो कुछ और काम निपटा लेंगे, क्योंकि बच्चा तो मोबाइल में अपना एंजॉय रहेगा। ये आदत कैसे छुड़ाएं, क्योंकि बच्चों को पासवर्ड से लेकर छोटे छोटे बच्चे जिनको पासवर्ड पता होता है मोबाइल का, जिनको पता है कैसे यूट्यूब कहाँ है, कहाँ उनके कार्टून्स आएंगे, ये सारी चीज़ें पता हैं, ये कितना खतरनाक हो सकता है और कैसे इसको छुड़वाया जा सकता है? देखिए, खतरनाक तो ये बहुत है, क्योंकि अगर रिकमेंडेशंस की बात करें तो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स दोनों का ही रिकमेंडेशन ये है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे का स्क्रीन टाइम 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम ज्यादा स्क्रीन टाइम रख रहे हैं तो बच्चों को फ्रिक्वेंट समस्याएं हो सकती हैं, उनको फ्रिक्वेंट हेडेक्स हो सकते हैं, उनकी आई साइट पे इफेक्ट पड़ता है और उनकी कहीं ना कहीं मानसिकता पे भी इफेक्ट पड़ने लगता है। अब देखिए कि नेट पे सब तरह का कंटेंट अवेलेबल है, और अगर उनको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है कि वो क्या कंटेंट देख रहे हैं, कैसा कंटेंट देख रहे हैं, तब फिर बच्चों की मानसिकता कब बदल जाएगी हमें उसके व्यवहार से ही अंदाजा लगाना पड़ेगा कि कुछ गड़बड़ हो। देखो, जैसे आप देखेंगे कि अगर कोई बच्चा ज्यादा मारधाड़ वाले, ज्यादा खून खराबे वाले वीडियोज या इस तरह के कार्टून देखने लगता है, तो आप निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि उसके व्यवहार में परिलक्षित होने लगता है कि वो गुस्सा ज्यादा कर रहा है, एकदम से मारपीट ज्यादा कर रहा है। जैसे और आप देखिए छोटे बच्चे हैं, वो उस तरह से ही टोन में बात करने की कोशिश करते हैं जिस तरह से उनके कार्टून कैरेक्टर होते हैं, जिस तरह का बिहेवियर उनके कार्टून कैरेक्टर्स या उनके जो वीडियोज वो देख रहे हैं वो लोग करते हैं, उसी तरह का वो बिहेवियर करने लगते हैं। तो ये खतरनाक है, हमको इस पे ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है। और इसमें यही बात है कि फिर अब ध्यान तो माँ बाप नहीं देना पड़ेगा, अगर बड़े लोग नहीं है घर में सपोर्ट के लिए, सिर्फ एक न्यूक्लियर फैमिली है कि मदर फादर ही है। कुल मिलाकर सभी बात कि आप जो बड़े हैं घर के, उनको हर मामले में बच्चों का ख्याल रखना है, चाहे वो ख्याल रखना पड़ेगा, खाने पीने का है, उनके बिहेवियर, उनकी साइकोलॉजी, इन सब चीजों का, तभी आप बच्चे स्वस्थ भी रहेंगे, दिमागी तौर पर भी स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर बहुत 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 अहम जानकारी। समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन चर्चा बहुत अच्छी थी, बट मुझे लगता है कि सबको पता चला होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है उनके बच्चे के लिए। कोरोना के टाइम पे तो ख्याल रखना है, लेकिन इसके इतर भी बहुत सारी चीजों का ख्याल रखने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका विनीत, इतनी अहम और अच्छी जानकारी देने के लिए।
और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।